ये है यूरोप महाद्वीप में मौजूद सबसे दुर्गम और ऊंचे पहाड़। इन्हें दुनिया एल्प्स के नाम से जानती है। 7 देशों में फैली ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के कुछ बेहद ही खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों का घर है। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच मौजूद इस चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है। ये है माउंट ब्लैंक हिल, जिसकी ऊंचाई 15,771 फीट है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब चीजें बरामद की जा रही हैं। फिर चाहे वो साल 2016 में मिला एक हाईली क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन से भरा एक बैग हो, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक बॉम्ब जैसे बेहद सेंसिटिव मैटर से जुड़ी कुछ ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट्स। इस इलाके से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका मिलना किसी बड़ी घटना की गवाही देता है। कटे फटे और जले हुए कागजों के ढेर के बीच एक अखबार भी मिला। इस अखबार पर तारीख थी 23 जनवरी सन 1966 की। दरअसल ये किस्सा है 24 जनवरी सन 1966 की रोज माउंट ब्लैंक में क्रैश हुई फ्लाइट एयर इंडिया कंचनजंगा का। एक ऐसा विमान हादसा जिसने 117 लोगों की जान ले ली, और इन 117 जानों में एक ऐसी शख्सियत भी शुमार थी जो भारत को एक परमाणु संपन्न शक्ति बनाने के बेहद करीब थे। ये कहानी है एक साजिश की, एक ऐसी साजिश की जिसके चलते इस महान भारतीय वैज्ञानिक के कत्ल का पूरा प्लान रचा गया। आखिर क्या थी हकीकत एयर इंडिया फ्लाइट 101 के मिस्टीरियस क्रैश की? इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है वक्त में आज से 60 साल पहले। ये बात है सन 1962 की। भारत और चीन युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। अभी अभी आजाद हुआ भारत देश युद्ध की चुनौतियों से जूझ रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले पंडित नेहरू चीन के इस विश्वासघात से आहत हैं, मगर इस बीच एक आदमी के जहन में कुछ और ही चल रहा है। ये आदमी अपने देश को एक सुरक्षा कवच देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद कोई भारत की ओर आंख तक उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हाँ, ये कहानी है महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंडियन एटॉमिक कमीशन के पहले प्रमुख डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जिन्होंने जंग से जूझ रहे भारत को 18 महीनों के भीतर उसका खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का वादा किया था। मगर अफसोस, एक दिन लंदन जाते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिस प्लेन में वो सफर कर रहे थे वो एल्प्स की पहाड़ियों से जा टकराया, जिसके चलते उनकी वही दर्दनाक मौत हो गई और भारत का एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने का सपना अगले कई सालों तक एक सपना ही बनकर रह गया। अब ये एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये है एयर इंडिया की फ्लाइट 101, जिसे कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता था। ये एक बोइंग 707 एयरक्राफ्ट था, जिसमें डॉक्टर भाभा समेत 106 यात्री और 12 सदस्यों का क्रू सवार था। ये फ्लाइट बॉम्बे से लंदन जा रही थी। बीच में इसे 3 हॉल्ट्स, दिल्ली हवाई अड्डे, बेरूत हवाई अड्डे और फिर जिनेवा हवाई अड्डे से होते हुए लंदन तक जाना था। ये फ्लाइट सही सलामत पहले दिल्ली और फिर बेरूत हवाई अड्डे तक जा पहुंचती है, मगर जब ये अपने तीसरे स्टॉपेज जिनेवा की ओर उड़ान भरती है तो बीच रास्ते में इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये पहाड़ों के बीच क्रैश होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दरअसल उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। बेरूत हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद से ही घने बादल फ्लाइट के आड़े आ रहे थे। खासकर जैसे ही फ्लाइट ने यूरोप के ऊपर उड़ान भरनी शुरू की तो खराब मौसम की चुनौतियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हालांकि इस दौरान ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान के पायलट से निरंतर संपर्क बनाए हुए था, साथ ही लगातार पायलट्स का मार्गदर्शन भी कर रहा था। इस बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अचानक ATC से इसका संपर्क टूट गया और ये विमान हमेशा के लिए रडार से गायब हो गया। आगे जब इस जहाज को एक एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त समझ रिकवरी टीम रवाना की गई तो उन्हें अपने बचाव अभियान को चलाने में खासा दिक्कतें पेश आईं। इन पहाड़ों के बेहद ऊंचे होने के चलते यहाँ उस एग्जैक्ट क्रैश पॉइंट का खोज पाना काफी मुश्किल था। लगातार खराब हो रहा मौसम बचाव दल के काम में अड़ंगे डाल रहा था। हालांकि फिर भी कुछ लड़ाकू विमानों से इस इलाके की रेकी करवाई गई, इस उम्मीद में कि उन्हें कहीं तो विमान का मलबा दिखाई देगा, मगर अफसोस उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। घने बादलों ने पहाड़ों को चारों ओर से घेरा हुआ था। ऐसे में सतह पर पड़ी किसी भी चीज को देख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब अगर कोई हादसे में जिंदा बचा भी होगा तो एल्प्स की कड़ाके की सर्दियों ने उसकी जान ले ली होगी।
लगातार हो रही बर्फबारी के चलते इस प्लेन का मलबा बर्फ की मोटी चादर के नीचे ढक गया होगा। हफ्तों तक खोजबीन करने के बावजूद भी रिकवरी टीम को प्लेन के छोटे मोटे टुकड़े ही मिले। प्लेन का एक बेहद बड़ा हिस्सा अब भी लापता था। प्लेन का मलबा तो मलबा, इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव तक बड़ी मुश्किल से मिले। प्लेन में सवार 118 लोगों में से कुछ गिने चुने शव ही मिले। बाकी सब कुछ कहां गायब हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इवन इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जो एक पल में ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता था, वो भी बर्फ में कहीं धूमिल हो गया था। ऐसे में इस हादसे पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे एक्सपर्ट्स केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि आखिर उस सुबह इस प्लेन के साथ हुआ तो हुआ क्या। इस हादसे पर इन्वेस्टिगेट कर रही टीम ने अगले कई सालों तक अपनी पड़ताल जारी रखी और आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंचे, जिसे उन्होंने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दर्ज किया। उन्होंने इस वाकये को सिलसिलेवार ढंग से बताते हुए लिखा कि प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को उड़ा रहे पायलट एटीसी पर घोषणा करते हैं और बतलाते हैं कि वे फिलहाल 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं, जिसके बाद एटीसी की ओर से जवाब आता है कि जैसे ही आप माउंट ब्लैंक पर्वत को पार करें तो धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड कम करते हुए जेनेवा एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए अप्रोच करें। यहाँ ध्यान रहे कि एटीसी इस प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन से बेखबर था, चूंकि इस फ्लाइट में लगा VOR यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रिसीवर काम नहीं कर रहा था। दरअसल ये एक ऐसा खास किस्म का डिवाइस होता है जो किसी भी प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन को एटीसी के रडार तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके अंतर्गत ग्राउंड स्टेशन पर लगे बेहद बड़े एंटीना से 2 ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल्स भेजकर प्लेन से टकराकर उसके वापस आने वाली टाइमिंग को कैलकुलेट कर उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। हालांकि इसे लेकर एक समस्या है और वो ये कि ये रियल टाइम रिजल्ट्स नहीं देता है। रिफ्रेश रेट्स में कुछ कमी होने के चलते इससे मिलने वाला डेटा लेटेंसी से युक्त होता है। ऐसे में एटीसी के पास एग्जैक्ट लोकेशन का एक्सेस न होने के चलते वो प्लेन के पायलट द्वारा बताई जा रही डिटेल्स को ही समझकर उन्हें गाइड कर रहे थे। ऐसे में एटीसी ने अपने आखिरी संदेश में पायलट को कहा था कि वो जैसे ही पहाड़ को पार कर लें तो ग्रेजुअली एल्टीट्यूड को डिक्रीज करते हुए जेनेवा एयरपोर्ट के लिए लैंडिंग के लिए डाइव करें। चूंकि एयरपोर्ट थोड़ा ही दूर था और ये एयरक्राफ्ट बेहद हाई ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, इसलिए सही वक्त पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करना बेहद जरूरी था। इस कड़ी में प्लेन के पायलट पहाड़ को मैन्युअली अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे थे और मौसम में खराबी होने के चलते पहाड़ बादलों से घिरे हुए थे, जिसके चलते उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी संशय के बीच उन्होंने विमान की ऊंचाई को घटाना शुरू किया। चंद मिनटों में ये विमान 29,000 फीट की ऊंचाई से 15,000 फीट की ऊंचाई तक आ पहुंचा। पायलट ये सोच रहे थे कि वो एल्प्स की उन बेहद ऊंची चोटियों को पार कर चुके हैं, मगर सच तो ये था कि वे अब भी एल्प्स का कुछ हिस्सा पार कर नहीं पाए थे। तेजी से गिरते ऑल्टीट्यूड के बीच अचानक कॉकपिट विंडो से पायलट ने ये नजारा देखा। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पहाड़ आगे उनके रास्ते में खड़ा है। ये देख प्लेन के पायलट के होश उड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक जोरदार टक्कर के साथ ये विमान इस पहाड़ी से जा टकराया और अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ये टक्कर इतनी जोरदार होगी कि इसके बाद ये प्लेन छिन्न भिन्न होकर कई टुकड़ों में बट गया होगा और फिर तेजी से पहाड़ पर जमी बर्फ को खुरचते हुए नीचे की ओर गिरने लगा होगा, जिसके बाद आखिरकार वो इस ऊंचाई से जमीन पर गिरा होगा और उस पर ये हजारों किलो भुरभुरी बर्फ भी आ गई होगी। यात्रियों की लाशों से भरा प्लेन का ये स्ट्रक्चर बर्फ की मोटी चादर तले जम गया होगा। लिहाजा इस घटना के 25 साल बाद तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ के पिघलने से इस विमान का मलबा अक्सर उजागर होता रहता है। इस कड़ी में कभी कोई अखबार मिलता है तो कभी इस विमान से जुड़ा कोई टुकड़ा। जहां तक बात इस रिपोर्ट से उलट इस हादसे की एक साजिश होने की है, तो बेशक हम इस संभावना को भी नकार नहीं सकते हैं। फॉर्मर CIA ऑपरेटिव रहे रॉबर्ट क्रॉली ने अपनी एक किताब द न्यू KGB इंजन ऑफ सोवियत पावर में खुलासा करते हुए लिखा था कि उस दौर में भारत तेजी से एक परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा था और इसके पीछे डॉक्टर भाभा का हाथ था। वो कैसे भी करके जल्द से जल्द भारत को एक न्यूक्लियर बॉम्ब देना चाहते थे, मगर अमेरिका ये कतई नहीं चाहता था कि चीन के बाद भारत भी एक बम बनाए। ऐसे में अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने उन्हें मरवाने की हर संभव कोशिश की और ये हादसा भी उन्हीं तमाम कोशिशों में एक था जो आखिरकार कामयाब रहा।
और बाद में इसे एक हादसे की शक्ल देकर दुनिया भर को गुमराह कर दिया गया। आज न हमारे पास क्राउली जिंदा है और न ही इस एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स कभी बरामद हुआ। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ, किसी एक नतीजे पर उतर पाना बेहद मुश्किल है। नो डाउट फ्लाइट 101 को लेकर एक्सीडेंटल क्रैश थ्योरी काफी मजबूत है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस CIA वाली कॉन्स्पिरेसी को नकार दें। होने को कुछ भी हो सकता है। आपकी इस पर क्या है राय? क्या ये एक मामूली हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी विमान हादसे के ऊपर एक और केस स्टडी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।